ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली टॉपिक हमने फ्रांस की क्रांति से ख़त्म की थी कि फ्रांस की क्रांति के बाद कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे वहां पर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। उसके आगे का जो टॉपिक है आज है वो है नेपोलियन का शासनकाल। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना की। साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1804 में एक नागरिक संहिता का निर्माण कराया जिसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहा जाता है। यह संहिता 21 मार्च 1804 को लागू हुआ। यह कोड मुख्यतः लग्जमबर्ग, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी के कुछ हिस्से, उत्तर पश्चिम इटली, जिनेवा और मोनाको जैसे क्षेत्रों में लागू था। यह कोड वर्तमान समय में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और मोनाको में भी उपयोग में अब भी लाया जाता है। हुआ क्या, नेपोलियन का जब शासन आया तो नेपोलियन ने पूरी शासन व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए, एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था बनाने के लिए उसने एक संहिता का निर्माण कराया जिसे नेपोलियन कोड कहा गया। यह नेपोलियन कोड फ्रांस के क्षेत्र में जितने भी प्रदेश आते थे उन सब प्रदेशों में लागू किया गया, जैसे कि लग्जमबर्ग, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी के कुछ हिस्से, उत्तरी पश्चिमी इटली, जिनेवा और मोनाको के क्षेत्र। इतना ही नहीं, यह कोड वर्तमान में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और मोनाको में भी उपयोग में वर्तमान समय में भी लाया जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बोर्ड कभी भी पूछ सकता है कि नेपोलियन कोड वर्तमान में किन क्षेत्रों में लागू है, यानी बेल्जियम, लग्जमबर्ग और मोनाको। वर्तमान समय में यहाँ भी नेपोलियन कोड को अप्लाई किया गया है, लागू है। अब इस नागरिक संहिता में विशेषताएं क्या थीं, ये संहिता लाई क्यों गई, इसको हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहली विशेषता यह थी कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। नेपोलियन ने कहा कि जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार जैसा कुछ भी नहीं होगा, यानी जो भी होगा वो अचीवमेंट के थ्रू होगा। भाई अचीवमेंट के थ्रू क्यों होगा? सिंपल सी बात है कि आप देखो, नेपोलियन मात्र 24 वर्ष की आयु में फ्रांस का सेनापति बन गया था। उसने हर चीज़ अचीव किया था। तो जब आदमी अचीव करता है तो वो उस चीज़ की कद्र को समझता है। जैसे कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोगों पर महानता लाद दी जाती है, ज़बरदस्ती थोप दिया गया नहीं कि आप महान हो, और कुछ लोग महानता अचीव करते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कुछ लोग महान पैदा होते हैं, जैसे सम्राट अशोक ऑलरेडी राजा के खानदान में पैदा हुआ, बिंदुसार का बेटा था, महान था वो। फिर और देखिए, अकबर को लोग महान कहते हैं। भाई मेरी नज़र में तो नहीं है, लेकिन कहते हैं लोग। कुछ उनके कर्म ऐसे हैं कि नहीं कहा जा सकता, खैर वो तो बात की बात है। और फिर आगे देखिए, महानता कैसे लोग अचीव करते हैं। डॉक्टर राजा राम मोहन राय का नाम ले लें, डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम ले लें, स्वामी विवेकानंद का नाम ले लें। इन लोगों ने महानता को अचीव किया, यानी महान पैदा ही नहीं हुए थे, इन्होंने महानता को अचीव किया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे ज़बरदस्ती महानता लाद दी जाती कि तू महान हो, कहे कि तू महान आदमी के घर में पैदा हुए हो, भाई ये ले तू महान हो। जैसे वर्तमान समय में आप देख लें राहुल गांधी को, ज़बरदस्ती चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ आदमी क्या जानेगा कि महानता क्या होती है। तो कुछ लोगों के ऊपर महानता लाद दी जाती है, जैसे राहुल गांधी हैं, जिनको महान बना दिया गया है। अचीव करो ना करो अलग बात है। तो नागरिक संहिता की विशेषता क्या थी कि सबसे पहले जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति होगी। जन्म से आपको कोई भी राइट्स नहीं अवेलेबल होंगे, प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जन्म से। दूसरा क्या है, कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 18 कानून के समक्ष समानता को प्रदर्शित करता है।
एक क्वेश्चन आपके लिए है, जिस लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे कि भारत में संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का दर्जा दिया गया है। तीसरी व्यवस्था उसने क्या कही कि सामंती व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, जमींदार और सामंत जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। किसानों को भूदासत्व, यानी जो किसान थे निम्न वर्ग के, वो जमींदारों के यहाँ, सामंतों के यहाँ एक भूदास के रूप में काम करते थे, बंधुआ मजदूर, और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिलेगी। यानी किसानों को क्या होगा, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दी जाएगी। यानी किसान अब किसी भी सामंत का गुलाम नहीं होगा, दास नहीं होगा। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों का नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। अर्थात क्या हुआ, जो शहर थे और शहर में जो कारीगर के श्रेणी संघ थे उनके नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। यानी कारीगरों की जो श्रेणी थी उसके नियंत्रण को इस नेपोलियनिक कोड ने, नागरिक संहिता ने समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुल नेपोलियन की संहिता में कुल कितनी विशेषताएं थीं, कुल कितने कोड थे। तो 5 कोड थे, ध्यान रखेंगे। नेपोलियन की संहिता में कुल 5 कोड थे, 5 कानून थे। नेपोलियन की संहिता में 5 कानून थे। 1 नंबर का सवाल MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा क्या आता है, इसके बाद क्या हुआ, 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। ये कौन सी बला आ गई। रूढ़िवाद का मतलब होता है जो पुरानी प्रचलित परंपराएं हैं उसी परंपराओं को बनाए रखना, उसमें कोई संशोधन नहीं करना। भाई वर्तमान समय में देखिए हमारे घरों में भी, हमारे समाज में भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो आज भी बनी हुई हैं। जैसे प्रथा है कि भाई आप कहीं जा रहे हैं किसी काम से, किसी ने छींक दिया तो लीजिए आप 10 मिनट के लिए रुक जाएंगे। आप जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये एक तरीके से प्रथा बनी हुई है, एक रूढ़िवादिता आज भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में व्याप्त है। इसमें समय के साथ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसी प्रथाएं भी थीं जिसमें समय के साथ बदलाव हुआ। आप जैसे देख लें सती प्रथा, सती प्रथा में बदलाव हुआ, पर्दा प्रथा में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो इस तरीके से रूढ़िवादी विचारधारा को 1815 में फिर से लागू किया गया। अब वह रूढ़िवादी विचारधारा क्या थी, 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया। कब पराजित किया, 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया और नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड पे निर्वासित कर दिया। नेपोलियन को कहाँ निर्वासित कर दिया, सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड पर नेपोलियन को निर्वासित कर दिया गया। नेपोलियन कहाँ निर्वासित हो गया, निर्वासित सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना द्वीप, यहाँ पर 1815 में नेपोलियन को निर्वासित कर दिया गया। यानी कि ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में 1815 में पराजित किया। और क्या किया, कहा भैया आप तो जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम ख़त्म। तब आप जाओ सेंट हेलेना आइलैंड पे, वहाँ आराम से तड़ी पार हो जाओ, काले पानी की सज़ा मान लो। निर्वासित कर दिया गया उसको। नेपोलियन की पराजय के बाद क्या घटना घटी, ये जो 4-5 लोग मिलकर नेपोलियन को हराए, उन लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी वो अभी आप देखेंगे यहाँ पे। तो पराजय के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव रूढ़िवादी विचार की धारा की तरफ बढ़ गया। रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब क्या था, जैसे प्राचीन समय में यूरोप में जो राजतंत्र और निरंकुशवाद की सरकारें हुआ करती थीं, उसी तरीके से पुनः सरकारों की स्थापना और आम नागरिकों का शोषण, सामंतवादी जागीरदारी प्रथा को फिर से बढ़ावा देना, इन सारी शक्तियों का मुख्य उद्देश्य रहा। इसके लिए इन्होंने क्या किया,
इसके लिए इन्होंने वियना सम्मेलन आयोजित किया। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। रूढ़िवादी विचारधारा की पुनर्स्थापना हेतु रूढ़िवादियों ने नेपोलियन के समय किए गए सारे बदलाव को वियना समझौते के माध्यम से समाप्त कर दिया। भाई नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन की जो विचारधारा थी वो थी पुत्रवत प्रजा की विचारधारा, यानी प्रजा को वो अपने समकक्ष मानता था, अपने समकक्ष समझता था। लेकिन ये जो लोग आए, ऑस्ट्रिया आया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन, ये सारे राजवंशीय लोग थे। इन लोगों ने कहा कि भाई चूंकि एक आम आदमी के अंदर देवत्व का गुण नहीं होता है, भाई आम आदमी के अंदर देवत्व का गुण नहीं होता है, इसका मतलब ये लोग क्या फॉलो करते थे, ये लोग कहते थे कि जो राजा होता है उसमें ईश्वर का अंश होता है, इसीलिए पर्टिकुलर वंश के लोग ही शासन कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। और यह विचारधारा ही रूढ़िवादी विचारधारा कहलाती है। यानी रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब ये हुआ कि जो विचारधारा पारंपरिक तौर पर यूरोप के क्षेत्र में फैली हुई थी, यानी जो राजवंश जहाँ शासन कर रहा था वही शासन करेगा, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो जागीरदारी व्यवस्था थी, जो शोषण की प्रक्रिया थी आम आदमी की, वो सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी फिर से। कब? जब इन लोगों ने नेपोलियन को परास्त कर दिया, नेपोलियन को हरा दिया। क्योंकि आप देखो कि 1789 की क्रांति के बाद वहाँ पर नेपोलियन का उद्भव होता है फ्रांस में, और उसने क्या किया, नेपोलियन ने अपने सारे नियम कानून को लागू करने के लिए कई क्षेत्रों को जीता भी था। उन क्षेत्रों को उसने वहाँ पर अपने नियम कानून, अपनी ये जो 1804 की नागरिक संहिता थी उसको उसने ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई भी किया। अब आप देखो कौन कौन से क्षेत्र, जैसे ये लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, पश्चिमी जर्मनी के कुछ हिस्से हैं, उत्तरी पश्चिमी इटली, जिनेवा और मोनाको, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसने क्या किया, इसको लागू किया नेपोलियन की संहिता को। और उस नेपोलियन संहिता में 5 कोड थे, आप देख रहे हो ना यहाँ पे। जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाएगी। जबकि रूढ़िवादी क्या जानते थे, रूढ़िवादी ये मानते थे कि हम लोग जो जन्म लेते हैं वो विशेषाधिकार युक्त जन्म लेते हैं, यानी जो भी हमारा जन्म हुआ है वो हमको विशेषाधिकार मिला हुआ, सारे नियम कानून सब हमारे अपने हैं। सामंती व्यवस्था की समाप्ति, ये भी रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ थी। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति, ये भी रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ थी। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार, ये भी रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ था। इन सारी परंपराओं को फिर से लागू करने के लिए जो यूरोप के ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन जैसे देश थे, यहाँ के जो राजवंश थे, यहाँ के जो राजा थे, वो पुरानी प्रथा को फिर से लागू करना चाहते थे। और इस प्रथा को लागू करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, सब ने मिलकर के नेपोलियन को परास्त कर दिया है। एक कहावत है नहीं कि एक का दुई लागे जानो दयु लागे, मतलब क्या हुआ, एक आदमी को अगर 2-4 आदमी पकड़ लें तो भाई उसके लिए तो मौत आ गई ना, चाहे तो कभी मार सकते हैं, कभी पीट सकते हैं उसको। यानी एक का दुई लागे जानो दयु, दयु का मतलब भगवान से है। तो ऐसे इन लोगों ने मिलकर, ऑस्ट्रिया मिला, प्रसा मिला, रूस और ब्रिटेन, इस सब ने मिलकर के क्या किया, नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में 1815 में परास्त कर दिया। और इसको निर्वासित कहाँ कर दिया, सेंट हेलेना आइलैंड पे नेपोलियन को निर्वासित कर दिया, और अब अंत में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो ये रूढ़िवादी विचारधारा क्या थी कि मतलब ये जो चीज़ें हैं, जन्म आधारित विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था की शुरुआत, किसानों को भूदासत्व, ये सब फिर से शुरू हो गया। और जो प्राचीन राजवंश जहाँ पर थे उसको स्टेबल कर दिया गया। अब देखते हैं इस रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए प्राविधान कहाँ से आए, किया क्या गया। 1815 में वियना की संधि हुई। इस वियना की संधि, यह वियना की संधि क्यों हुई, संधि इसलिए हुई क्योंकि भाई नेपोलियन को इन लोगों ने परास्त कर दिया था। तो अब फ्रांस चूंकि नेपोलियन का अगुवा था, तो मिड में कौन आ गया, फ्रांस आ गया। तो फ्रांस को ही इन लोगों ने मिलकर नकेल कसना शुरू किया, मतलब फ्रांस को पूरी तरीके से एकदम लैंड लॉक कर दिया गया वियना संधि में। आइए देखते हैं। वियना संधि की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की। भाई मेटरनिख तो इतना रूढ़िवादी था, इतना रूढ़िवादी था, उस तो अक्सर फ्रांस के विषय में कहा करता था कि अगर
फ्रांस को जुकाम हो गया तो पूरे यूरोप को छींक आने लगती है। मतलब इतना ज़्यादा घृणा करता था फ्रांस से वो, और फ्रांस था भी एग्रेसिव टाइप का देश। तो 1815 में वियना की संधि के निर्णय में क्या निर्णय लिया गया, देखिए, वियना संधि की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की तथा सदस्यों के रूप में रूस के अलेक्जेंडर जार, अब कौन कौन जो जो लोग यहाँ शामिल हैं वो सब यहाँ आ गए, है ना। तो वियना की संधि की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की तथा सदस्यों के रूप में कौन आ गया भाई, रूस के अलेक्जेंडर जार आए। इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलरे आए। फ्रांसीसी विदेश मंत्री तैलरा शामिल थे। तैलरा तो जबरदस्ती तल दिए गए। इसमें फ्रांसीसी विदेश मंत्री तैलरा को जबरदस्ती तल दिया गया मतलब तेल में छौंक दिया गया। इस वियना की संधि में फ्रांस को ही छौंका गया। इस संधि के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अब देखिए निर्णय क्या लिए गए, जिससे कि अभी आप देखोगे कि जो अगली क्रांति 1830 में फ्रांस में होने वाली है, उसकी सीडिंग यानी उसका बीजारोपण वियना की संधि में 1815 में ही हो गया है। अगली अभी जब हम 1830 से लेकर के 1848 का क्रांतियों का समय जब पढ़ेंगे पूरा काल, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो वियना की संधि है उस क्रांति की सीडिंग जो 1830 से 1848 तक हुई थी, उसकी सीडिंग यहीं कर दी गई है। आइए देखते हैं। तो भाई इस वियना की संधि में क्या क्या निर्णय लिया गया। तो सबसे पहले इंग्लैंड को देखिए कितना प्रॉफिट दिया गया। इंग्लैंड को प्रॉफिट क्या मिला, इंग्लैंड ऑलरेडी साम्राज्यवादी संगठन था, औपनिवेशवादी संगठन था, और इस समय तक भारत में इंग्लैंड बिल्कुल मजबूती के साथ अपना खंभा गाड़े खड़ा था। ध्यान रखिएगा, 1815 की बात मैं कर रहा हूँ। अभी 1885 में जाकर के एक छोटी सी संस्था बनेगी, इसको हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अंग्रेजों के मतलब कह सकते हैं कि सपोर्ट में वो संस्था आएगी अभी शुरू में। तो इंग्लैंड को क्या प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, इंग्लैंड के औपनिवेशिक साम्राज्य में वृद्धि की गई। इंग्लैंड के औपनिवेशिक साम्राज्य में वृद्धि की गई मतलब वो और अपने साम्राज्य को फैला सकता है, अपने उपनिवेशों को आगे बढ़ा सकता है। इंग्लैंड को क्या मिला भाई, माल्टा मिला, एलिगोलैंड मिला, और फ्रांस के जो क्षेत्र थे टोबैगो, मॉरिशस तथा सेंट लुसियाना। मॉरिशस फ्रांस के अधिकार में था, जो साउथ अफ्रीका के बगल पड़ता है। मॉरिशस साउथ अफ्रीका के बगल पड़ता है, वहाँ पर किसका अधिकार था, फ्रांस का अधिकार था, और वह किसके अधिकार में दे दिया गया, इस 1815 की संधि के फलस्वरूप दे दिया गया भैया किसको, तो ये दे दिया गया इंग्लैंड को। अगर आप देखें तो छोटा सा मैप देखें कि कहाँ पे है ये मॉरिशस। तो अगर हम यहाँ देखते हैं मैप पे, तो ये पूरा आपका साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ये यहाँ मॉरिशस है। ये मॉरिशस, ये पूरा साउथ अफ्रीका, और ऐसे साउथ अफ्रीका से ऐसे होते हुए हम फारस की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हम ये इंडिया आ जाते हैं। ये रहा आपका भारत। तो अंग्रेज इस समय भारत में पूरी तरीके से काबिज है, पूरी तरीके से उन्होंने अपना खूंटा गाड़ के रखा है भारत में। और इस वियना संधि के तहत ये रहा मॉरिशस। इस मॉरिशस को, ये मॉरिशस, ये हमको मॉरिशस, ये मॉरिशस, इस मॉरिशस पे किसका कब्जा हो गया, इंग्लैंड का अधिकार हो गया 1815 की वियना की संधि के तहत। साथ में सेंट लुसियाना के द्वीप तथा स्पेन के त्रिनिदाद के क्षेत्र भी मिले। किसको, अरे भाई इसको दिया गया, क्या नाम इसका, इंग्लैंड को दिया गया। फिर फ्रांस के साथ क्या घटना घटी, सबसे बड़ा दुश्मन तो फ्रांस, भाई देखिए सबसे बड़ा दुश्मन किसका है, मेटरनिक का, फ्रांस है। फ्रांस के साथ क्या किया गया, काट छाट, खूब काटा का खूब छाटा गया है। फ्रांस से 70 करोड़ फ्रैंक युद्ध हर्जाने के रूप में लिया गया।
भाई आप वहाँ की जो मुद्रा थी फ्रैंक, उस मुद्रा के रूप में आप 70 करोड़ मुद्रा दोगे युद्ध हर जाने के रूप में, जो हमने वाटरलू का युद्ध लड़ा है नेपोलियन के साथ, वो दोगे। फ्रांस के सीमावर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्माण किया गया। क्यों किया गया? दोबारा तुम सर मत उठाना, अगर उठाओगे तो ये शक्तिशाली राष्ट्र क्या करेंगे? रगड़ देंगे, भूसी छूट जाएगी। फ्रांस के सिंहासन पर पुनः बूर्बो वंश के शासक लुई 18 को स्थापित किया गया। फ्रांस की क्रांति के समय कौन शासक था? फ्रांस की क्रांति के समय कौन शासक था भाई? राइट इन द कमेंट बॉक्स। फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जर्मनी को क्या फायदा हुआ इससे? फायदा क्या हुआ? नुकसान ही होने वाला है। जर्मनी में नेपोलियन द्वारा स्थापित राइन संघ को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि राइन संघ राष्ट्रवाद का द्योतक बनता जा रहा था और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, वो राष्ट्रवाद का धुर विरोधी था, यानी कट्टर विरोधी था। तो जर्मनी में नेपोलियन द्वारा स्थापित राइन संघ को समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया? जर्मनी को कंट्रोल करने के लिए एक ढीला ढाला संघ बनाया गया, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस बना। सम्राट फ्रांसिस था ऑस्ट्रिया का, मेटरनिख नहीं था। मेटरनिख वहाँ का चांसलर था, अध्यक्ष कह सकते हैं, ना कि वहाँ का सम्राट। ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस था। तो फ्रांसिस के दिशा निर्देशन में, देख रेख में जर्मनी में एक ढीला ढाला संघ बनाया गया। और इस संघ का जो मेन उद्देश्य था, जर्मनी में बढ़ने वाले राष्ट्रवाद को रोकना, थामना, स्टॉप कर देना। इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं। अब देखे हैं ऑस्ट्रिया को इससे क्या लाभ हुआ। भाई ऑस्ट्रिया को क्या मिला? ऑस्ट्रिया को इटली से वेनेशिया मिल गया। इटली जो था उससे वेनेशिया मिला और लोम्बार्डी। ऑस्ट्रिया को इटली से वेनेशिया तथा लोम्बार्डी मिले और पोलैंड से कुछ हिस्से प्राप्त हुए। पोलैंड से भी कुछ हिस्से मिले। भाई जब हम ही सब कुछ करता धरता है तो हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो कौन था? मेटरनिख था। तो मेटरनिख ने अपनी सुविधा अनुसार हर चीज़ों को डिवाइड किया, अपने पक्ष में किया और फ्रांस को ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम किया उसने। फ्रांस को ज़्यादा से ज़्यादा घेरने का काम किया कि फ्रांस फिर ना सर उठा सके। ऑस्ट्रिया ने अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर ली। मेटरनिख के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया ने क्या किया? अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर ली। यार मतलब देख रहे हैं, एकदम झक्कास। इटली की कंडीशन क्या हुई? इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। यानी यहाँ पर मेटरनिख ने क्या रूल फॉलो किया? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो, जो अंग्रेजों ने भारत के साथ किया था। तो इटली के साथ क्या हुआ? इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना कि इटली से वेनेशिया था, लोम्बार्डी किसको मिले? ऑस्ट्रिया को मिले। इसीलिए इटली को मेटरनिख ने छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के रख दिया और मेटरनिख ने कहा कि इटली अब केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह गया है। मतलब इटली अपने आप में कुछ नहीं है, अब केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है कि इटली जैसा कोई प्रदेश या क्षेत्र या देश है, बस इटली है, इतना है। लेकिन उसका अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मेटरनिख ने पूरे इटली को क्या किया था? कई खंडों में तोड़ दिया था। खुद वेनेशिया और लोम्बार्डी भी ले लिया। इसलिए इटली धीरे धीरे क्या हुआ? खत्म हो गया, बनकर रह गया। इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हुआ और इटली पर क्या हुआ? ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित कर दिया गया। किसने? मेटरनिख ने कर दिया। एक काम अच्छा किया इसने, एक नहीं हम कहेंगे कि इस संस्था ने दो काम अच्छे किए। दो क्या, तीन काम अच्छे किए, लेकिन उस तीन काम का कोई रिजल्ट नहीं आया। काम अच्छा किया था उसने, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। तो पहला अच्छा काम क्या किया? दास प्रथा का विरोध किया गया कि भाई दास प्रथा समाप्त कर दी जाए। जो नेपोलियन ने किया था ना, उसको इन लोगों ने कहा कि ये बनाए रखा जाए और दास प्रथा को एबॉलिश कर दिया जाए। भारत में अंग्रेजों के समय दास प्रथा किस वायसराय के समय समाप्त की गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत में
दास प्रथा किस वायसराय के समय में समाप्त की गई थी? राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। क्लियर? पढ़ना जरूरी है। हम जब पूरा ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, और मेरा उद्देश्य भी ये नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जैसे जैसे चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा मिल सकें उतना ज़्यादा आप गेन करें। अब वैसे दास प्रथा की बात यहाँ पर आई तो मुझे याद आया कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए भाई कि दास प्रथा का अंत भारत में किस वायसराय के समय में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ, किस वायसराय के द्वारा किया गया? दूसरा क्या काम किया इन्होंने? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया। वियना कांग्रेस शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जिसे कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा गया। लेकिन सीधी सी बात है, शांति कैसे रहेगी? शांति जब रहती है जब आपस में बंटवारा बराबर हो। वियना की संधि में मेटरनिख ने पूरी तरीके से एक पक्षीय बंटवारा किया था। एक पक्षीय संधि जबरदस्ती फ्रांस, जर्मनी और इटली पर थोप दी गई थी। ये संधियाँ क्या थी? फ्रांस, जर्मनी और इटली पर यह संधि थोप दी गई थी। तो थोपी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो कंसर्ट ऑफ यूरोप बना, यह भी आने वाले समय में 1830 से लेकर के और 1848 के मध्य होने वाली क्रांतियों को रोक ही नहीं पाया। कारण क्या था? असमान वितरण, अधिकारों का असमान वितरण। किसी के क्षेत्र पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना, किसी के क्षेत्र को ज़बरदस्ती बांट देना, किसी के क्षेत्र को ज़बरदस्ती लैंड लॉक्ड कर देना, चारों तरफ से उसको बंद कर दिया जाए। ये इन सब चीज़ों ने क्या किया? पुनः एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1830 से और 1848 तक मध्य होने वाली जो भी क्रांतियाँ यूरोप में घटीं, जो भी घटनाएं घटीं, क्रांतिकारी घटनाएं घटीं, उन सब के पीछे यह वियना की संधि जिम्मेदार है। किसकी संधि जिम्मेदार है? वियना की संधि जिम्मेदार है। 1815 वियना की संधि। 1815 में किसकी संधि हुई थी? वियना की संधि। अंतर्राष्ट्रीय संविधान, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संविधान का निर्माण किया गया। इसके द्वारा नदियों, जहाज़ों का आवागमन, समुद्र का उपयोग तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार के मुद्दे को भी परिभाषित किया गया। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो तीन काम थे, ये दास प्रथा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और अंतर्राष्ट्रीय संविधान, ये तीन काम वियना संधि ने ठीक ठाक किया था। और इसी तीन कामों के वजह से वियना संधि को मुझे लगता है याद रखना चाहिए, क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम किया जिससे देश में भी कुछ एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न हो सके। बाकी तो ये बुरे काम के लिए तो इसको याद ही किया जाता है। तो अगर हम जब भी कभी ऐसा लिखने को आपको आए बोर्ड में कि वियना की संधि की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो ये उसकी कमियां रहीं। यहाँ तक ये पूरी वियना की संधि की कमी रही, यानी इटली तक, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली के साथ जो घटनाएं घटीं वो उसकी कमियां थीं। लेकिन सकारात्मक पक्ष भी इसके साथ था। सकारात्मक पक्ष क्या था भाई? दास प्रथा का विरोध किया गया इसमें, वियना की संधि में, ये सकारात्मक पक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया, यानी कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाया गया। क्यों? दोबारा कोई झगड़ा बवाल, दंगा फसाद ना हो। लेकिन कैसे रुकेगा दंगा फसाद? जबरदस्ती तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो गड़बड़ी कर दी गई है ना। तो जब भाई गड़बड़ी कर दी गई है तो हमको संस्था बनाने से थोड़े कुछ बवाल रुक जाएगा। जैसे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संस्था आई लीग ऑफ नेशन, उसने कहा कि भविष्य में कोई बड़ा युद्ध ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन बना दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन क्या हुआ? पुनः दूसरा विश्व युद्ध भड़क उठा। तो कहीं ना कहीं जब संधि या समझौता एक पक्षीय होता है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है, तो वह खतरनाक होता है देश के लिए भी, समाज के लिए भी। अंतर्राष्ट्रीय संविधान का निर्माण किया गया, पहली बार ऐसी घटना हुई थी। इससे आपसे क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि पहली बार
यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय संविधान के निर्माण की व्यवस्था कब से मानी जाती है? तो ये वियना की संधि 1815। यूरोप में पुनः क्रांति की शुरुआत। अब इतना जहां बवाल होगा भैया, ज़बरदस्ती हमको दबा के रखोगे। बैलून देखा है ना, गुब्बारा, हवा भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कब तक बर्दाश्त करेगा? फट जाएगा ना। तो ये लोग बर्दाश्त, एक समय तक बर्दाश्त, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये 4 लोग तो ज़बरदस्ती बर्दाश्त करते रहे। और बर्दाश्त या सहन करने की एक सीमा होती है, और वह सीमा 1830 में आते आते 40 दशम के समय ब्लास्ट कर गई। और फिर एक नई क्रांति और एक नई शुरुआत शुरू हो गई। कहाँ? यूरोप में। और 1830 से लेकर और 1848 तक एक लंबा पीरियड 18 वर्षों का, जिसमें आप इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और इस सब क्रांति के पीछे किसका हाथ था? तो यही वियना की संधि जो 1815 में हुई थी। अब यूरोप में पुनः क्रांति की शुरुआत का रीजन क्या रहा भाई? वियना की संधि ने एक बार पुनः यूरोप को क्रांति के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? आपने ये देखा ना सारी चीज़ें। मेन चीज़ तो यही आप देखिए, इंग्लैंड के साथ सारे औपनिवेशिक साम्राज्य उसकी वृद्धि कर दी गई। फ्रांस को ज़बरदस्ती युद्ध हर्जाना देना पर 70 करोड़ फ्रैंक, उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत शक्तिशाली राष्ट्रों को रोक दिया गया। आप यहीं रहो, बदमाशी कहें, द्वित टमाटा मारो इन्हें। मेटरनिक ने क्या किया फ्रांस के साथ? भैया आपने झगड़ा किया है, ज़बरदस्ती आपने झगड़ा किया है, और मुझे आप 70 करोड़ फ्रैंक युद्ध हर्जाना दो। ये तो भाई ठीक है। इनके जो विदेश मंत्री तैलरा थे, उनको तल दिया गया इस वियना की संधि में। तैलरा से, तलने से तैलरा को याद रखिए। चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए, तब याद हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ मंत्र नहीं कोई पढ़ना होता है, बस चीज़ों को रिलेट कर लीजिए। जैसे ये देखिए, मैंने कहा ना कि फ्रांस के जो विदेश मंत्री तैलरा शामिल थे, तैलरा को ज़बरदस्ती शामिल किया गया। नहीं शामिल करेंगे तो भाई आपको गुलेटिन कर दिया जाएगा, सैक कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। गुलेटिन प्रथा 1789 की क्रांति में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को ज़बरदस्ती फ्रांस, इटली, जर्मनी पर थोपा गया। तो ये थोपी हुई चीज़ें आदमी ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चीज़ें जब थोप दी जाती हैं तो वो बहुत दिन तक नहीं सर्वाइव कर पाती हैं। तो इसीलिए पुनः इस वियना की संधि ने पूरे फ्रांस को क्रांति के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मुहाना यानी माउथ, यानी मुंह, यानी जो भी आप समझे। वियना निर्णय के विरोध में यूरोप में पुनः क्रांति की शुरुआत हुई। और क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या रहे? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, यानी पीछे जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं फिर वही। वियना संधि का विरोध करना। क्यों भाई? इतनी चीज़ें देखिए, फ़ायदा किसको मिल रहा है यहाँ पर? केवल इंग्लैंड को फ़ायदा मिल रहा है, और किसको? ऑस्ट्रिया को फ़ायदा मिल रहा है। ये 2 लोग लाभ काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, बाकी लोग तब दहवो नहीं पिए पाओ हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ? इसका विरोध किया गया इस वियना की संधि का, और पुनः स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। फिर एक नई शुरुआत, एक नई क्रांति और एक नया नवजीवन यूरोप को मिलने वाला है। इसको हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, और वह अगला टॉपिक होगा 1830 से 1848 के मध्य यूरोप में क्रांति। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्द मैं यूपी बोर्ड के छात्रों के मद्देनज़र अनसॉल्व्ड पेपर मैं लाने जा रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उसका लाभ लें। जुड़ने के लिए ये मेरा चैनल नेम है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर टाइप करेंगे अभ्यास इंटू 24 इंटू योगेंद्र पांडे, तो मेरा चैनल आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इसलिए दूसरों का हित कीजिए। आपके एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट से मेरा हित नहीं होगा,
बल्कि आपके जुड़ने वाले और जो लोग हैं उनका भी हित होगा। जो ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह रहे हों, ना पहुंच पा रहे हों, उन तक इसको शेयर कीजिए, पहुंचाइए। क्लियर? तो लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन ज़रूर पुश करें, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। धन्यवाद।